राम राम सभी को। दोस्तों, आज हम लोग क्लास कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की परिणाम नोट्स की सीरीज, जो कि आपकी घटना चक्र पूर्वालोकन जो बुक आती है उसी के लेटेस्ट एडिशन को हम लोगों ने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की क्लास में कन्वर्ट किया है। और इसमें आप इंडियन पॉलिटी की क्लास देख सकते हैं, पूरी कंप्लीट हो चुकी है 16-17 लेक्चर में। और ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी भी हमने 16 लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी। एंशिएंट हिस्ट्री की भी ऑलरेडी ये 5 या 6 नंबर की क्लास होगी, और जिसमें टोटल 5-6 क्लास और आएंगी, और 12 क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री भी आपकी कवर हो जाएगी। ये डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रीलिम्स एग्जाम 2026 में आप देने वाले हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो दिसंबर 2026 में, या फिर बिहार पीसीएस का हो सितंबर 2026 में, या एमपी पीसीएस राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी के लिए साथ साथ 2027 का भी जो आप प्रीलिम्स दोगे इसके लिए सेम यूजफुल है। 2-3 दिन से क्लास नहीं आई थी यार, क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस 2024 का रिजल्ट आया था। काफी अपसेट था, मैं काफी डिस्टर्ब था, और खुद को जो है कि मोटिवेट कर पाना, पिछली जर्नी को याद करना कि यार कितनी मेहनत करके हम लोग वहां तक पहुंचते हैं, और फिर रिजल्ट जब नेगेटिव होता है तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो क्लास बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन कोई नहीं, लगे हैं आपके साथ और आपकी सेवा में जरूर लगातार लगे रहेंगे, और इसीलिए अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। और आज भी आप लोग बहुत सारे मैं सेशन लेकर आने वाला हूँ कि यूपी पीसीएस की जो जर्नी है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उस पर जरूर ध्यान देना है। नहीं तो वो चैलेंजेस की वजह से आपका भी एक लंबा पीरियड चला जाएगा, जैसे हम लोगों ने 4 से 5 साल खराब कर दिए अपने 2-2, 3-3 मेंस लिखने पर। तो चलो शुरू करते हैं। और बाकी इसकी पीडीएफ को लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, वहां से आप पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हो, क्योंकि हमारी ये पीडीएफ हैंड रिटन होती है, इसलिए पेड होती है दोस्तों, क्योंकि समय लगता है, मेहनत लगती है, रिसोर्सेस लगते हैं। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य पे आके रोका था, राइट। मौर्य साम्राज्य की कहानी शुरू करते हैं। देखो, मौर्य साम्राज्य कुछ और नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ रहे हो एक शब्द को, मगध साम्राज्य को, ठीक है। अब मगध साम्राज्य में जो शासन करने वाले लोग थे, जैसे हर्यक वंश था, ठीक है, नाग शिशुनाग वंश था, मौर्य वंश है, फिर आगे चल के आपको शुंग वंश भी मिलेगा, ठीक। तो ये एक तरीके से वंश है जो मगध साम्राज्य में अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। तो जब मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके सत्ता हासिल की थी। किसकी सहायता से ली थी? चाणक्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो, कौटिल्य कह दो, ये ब्राह्मण थे, और इनका घनानंद ने अपमान किया था। और इसके बाद इन्होंने कहा था कि अब इस वंश का समूल नष्ट होने के बाद ही मैं मगध में कदम रखूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें मिल गए, पराक्रमी राजा थे। धीरे धीरे उनके सहयोग से, उनकी दीक्षा से, शिक्षा से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को समाप्त किया, और फाइनली फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कहां पे कर रहे हैं? क्षेत्र कौन सा है? तो ये मगध का ही क्षेत्र है, ठीक है, बिहार का। तो इसमें अब हम पॉइंट वाइज चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्रांतों की बात करते हैं जो मगध साम्राज्य के दौरान उनकी राजधानियां, जैसे उत्तरापथ को कई बार मिलान करने के लिए आता है। तो उत्तरापथ मतलब जो उत्तर की तरफ वाला रास्ता है, जिसको हम पाकिस्तान में तक्षशिला कहते हैं। अवंती जो आपका एमपी के अंतर्गत आएगा, उसकी राजधानी उज्जैनी है। कलिंग जो आपका ओडिशा के तहत है, जिसकी राजधानी तोसली है। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी हो जाएगा। और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, पूर्वी नहीं होगा यहाँ पे, पूर्वी प्रदेश होगा, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र या पटना। कमेंट करके जरा बताना कि पाटलिपुत्र राजगिरी से राजधानी कौन लेकर आया था, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। हिंट मैं आपको दे देता हूं कि हर्यक वंश की कहानी है ये, ठीक है। किसकी वंश की? हर्यक वंश की कहानी है। तो यहां से 2 शासकों के नाम आपको बताने कि कौन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, और दूसरा कौन व्यक्ति या कौन शासक जो राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र लेकर आया था। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, और डायरेक्ट ये प्रश्न बनते हैं। तो अब आगे देखते हैं। यहां पे देखो, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो यहां पर जो ये वर्ड पढ़ रहे हैं ना आप, कि प्रथम भारतीय साम्राज्य। अब भैया आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर प्रथम भारतीय साम्राज्य का क्या मतलब है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा हर्यक वंश के समय अजातशत्रु थे, ठीक है, और उदयन थे। तो ये इसका मतलब क्या है? देखो, इसका अर्थ ये है कि मौर्य साम्राज्य भारत का एक ऐसा पहला साम्राज्य हुआ जिसने पूरे भारत को एकजुट किया, और पूरे भारत की जो सीमा थी वो अफगानिस्तान तक पहुंचा दी गई थी। पाकिस्तान नहीं कह रहा हूं मैं, अफगानिस्तान तक के कुछ हिस्से में, जैसे काबुल, कांधार वगैरह भी था, दक्षिण में पूरा पूरा कंट्रोल था। इस तरीके से इसको पहले भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों पे शासन नहीं किया इसने पूरे के पूरे भारत को एकजुट करके इसकी सीमा का विस्तार कर दिया। इसलिए इसको पहला भारतीय साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी भारत का इतना बड़ा हिस्सा नहीं था। और वर्तमान में अगर आप जब 1947 की कहानी पढ़ते हो, भारत पाकिस्तान अलग होते हैं, बांग्लादेश अलग होते हैं, तो ये सब भारत से कैसे अलग हुए? भारत के कभी हिस्से रहे होंगे, नेपाल भारत से अलग हो गया, भूटान भारत से अलग हो गया, इसका मतलब है ये भारत के कभी ना कभी तो हिस्से रहे होंगे। और वो सबसे पहला हिस्सा कब बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत पहली बार साम्राज्य के रूप में बनता है। हालांकि मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखित एक
रचना है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है और वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। विलियम जोन्स और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्टस कहा है, जबकि एरियन ने प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्टस कहा है। अब ये जो छोटा सा वर्ड दिख रहा है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, या फिर जो है कि थोड़े से वर्ड वाले जो मिसिंग वर्ड होते हैं उनके प्रश्न नहीं समझ में आते हैं। तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। जब आपको ये पता है अपनी कमियां कि इन जगहों पे हम अक्सर फंसते हैं, तो ये देखो मिलता जुलता शब्द है, राइमिंग वर्ड, सेंड्रोकोट्टस एंड्रोकोट्टस, लेकिन ये दोनों शब्द अलग अलग व्यक्तियों ने कहे और पेपर में क्या होता है, आप बस पढ़ के चले जाते हो, फिर आपके दिमाग में आता है कि सर सेंड्रोकोट्टस पढ़ा था, एंड्रोकोट्टस पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है एक्चुअल में। तो ऐसी चीजों पे ध्यान देना होता है। विलियम जोन्स का ज्यादातर नाम पूछा था, जस्टिन का नहीं पूछा था, लेकिन दोनों को याद रखो, इन दोनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है। यहाँ पे एरियन और प्लूटार्क ये दोनों नाम ज्यादातर पूछे जाते हैं, एंड्रोकोट्टस कहा गया है। और जस्टिन से चंद्रगुप्त को सिकंदर से भेंट की बात, यानी जस्टिन ने जो कहा है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भेंट भी की थी, मुलाकात की थी, ऐसा इन्होंने कहा है। और साथ ही साथ कौटिल्य जो कि उनके प्रधानमंत्री बने, जैसे आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के लिए क्या है, वो उनके सहायक के तौर पे, अधीनस्थ के तौर पे कर्ता धर्ता है, तो वैसे ही कौटिल्य प्रधानमंत्री बनते हैं। महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन भी होते हैं, तो इन्हें प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधान पुरोहित, ये सभी शब्दावली इनको मिलती है। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर एक अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अब जैसे आप पढ़ते हो कि भैया अर्थशास्त्र की रचना किस लेखक ने की, कौटिल्य ने की, तो अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी आप पैसों का अर्थशास्त्र मत समझिएगा, जो आज के सेंस में हम लोग इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हैं, मनी एंड बैंकिंग वगैरह। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वो राजनीति का अर्थशास्त्र लिखा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने चाहिए एक राजा के, किस प्रकार से जो है कि राजा के साथ साथ जो आसपास के जो क्षेत्र उनके साथ संबंध होने चाहिए, साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा, साम्राज्य का संचालन कैसे होगा, राजा के कर्तव्य क्या होंगे, सप्तांग सिद्धांत क्या है, मंडल सिद्धांत क्या है, ये सभी चीजें इसमें इन्होंने बताई थी। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि जो अर्थशास्त्र नामक जो रचना लिखी गई, क्या वो आर्थिक विषयों पे है या राजनीतिक विषयों पे है, तो राजनीतिक विषयों पर लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें मंडल सिद्धांत की व्याख्या की, जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, जिसमें एक शब्द आता है अरिमित्र, मतलब शत्रु और मित्र देशों को कहा गया है। सप्तांग सिद्धांत अर्थात किसी भी साम्राज्य के संचालन में 7 अंगों की जरूरत होती है, सप्त अंग, सप्तांग सिद्धांत। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है राजा, राजा के बाद उसका जो सबसे प्रमुख मंत्री होता है सचिव, जिसको हम कहते हैं अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की बात सर्वप्रथम व्याख्या जो है कि मिलती है। अब ध्यान देना, सप्तांग सिद्धांत का मतलब है कि किसी साम्राज्य को संचालित करने के लिए जो 7 प्रमुख अंग हैं, इसमें राजा हो गया, अमात्य यानी उसका मंत्री हो गया, जनपद यानी जिस क्षेत्र में वो अपना शासन चलाएंगे, दुर्ग अर्थात जहां राजा रहेगा, किलेबंदी रहेगी, कोष मतलब फंडिंग होगी, दंड अगर लोग या प्रजा या जो है कि और भी लोग जो गलतियां कर रहे हैं उनको दंड होना चाहिए, और लास्ट में आवश्यकता पड़ने पर एक मित्र भी आपके पास बेहतर होना चाहिए। इसीलिए कहा था कि जीवन में आपके पास अगर मित्र नहीं है तो आपका जीवन अकेलेपन से गुजरेगा। मित्र चाहे वो महिला मित्र हो, चाहे पुरुष मित्र हो, या फिर आपके समान मित्र होने चाहिए, लेकिन एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए जो 2 से 3, जो आपके हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे, हर खुशियों में आपके साथ खड़ा रहे, ऐसे फ्रेंड होने चाहिए दोस्तों। आगे कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार क्या क्या बातें कही। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, मतलब दास प्रथा का वो समर्थन कर रहे हैं। अब यहां से प्रश्न पीसीएस कैसा बनाएगा ये समझ लो, सीधे सीधे पूछेगा कि क्या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दास प्रथा का समर्थन किया है। अब आपको लगेगा यार कौटिल्य तो पुराने जमाने के थे, प्राचीन सभ्यता के लोग हैं, उस समय दास प्रथा का प्रचलन रहा कि नहीं रहा भारत में। हमने तो विदेशों में पढ़ा, यूनानी सभ्यता में पढ़ा कि प्लूटो और अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में कही बातें, लेकिन कौटिल्य ने भी उस समय कहा, उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायिक दंड दिया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। पहली बात, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई दास लेडीज है और वो अपने मालिक या राजा अपने स्वामी के साथ संसर्ग का मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी संभोग करने की स्थिति में अगर उससे कोई पुत्र पैदा होता है तो कानूनी तौर पे वो स्त्री दास प्रथा से मुक्त हो जाती है, परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता है। सिंपल सी बात है कि स्त्री दास के साथ अगर किसी मालिक का सेक्सुअल रिलेशनशिप है, शारीरिक संबंध है, तो ऐसे में अगर वो स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसी स्थिति में स्त्री तो दास प्रथा से मुक्त हो गई, लेकिन ये तय नहीं होगा कि भैया कि पुरुष
मतलब जो बच्चा है वो उस मालिक का जो है कि बेटा कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ये नियम हटा दिया था, तो इससे क्या है कि पुत्र को भी एक तरीके से दास से मुक्ति मिल जाती है और पत्नी को भी मिल जाती है। तो ये वाली बात थी। तो कहने का मतलब है कौटिल्य ने दास प्रथा पे अपने विचार स्पष्ट रखे। तो ये प्रश्न जब भी आए कि कौटिल्य दास प्रथा के संबंध में क्या मौन थे, नहीं मौन नहीं थे, उन्होंने बातें लिखी है, समर्थन किया उसका। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली कौन था? इटली के साम्राज्य में रहता था, इटली के एकीकरण के लिए परेशान था। द प्रिंस यानी वो एक शक्तिशाली राजा की कल्पना करता था, तो उसके बारे में लिखा है उसने। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। अब ये जो पॉइंट है ना, ये डायरेक्ट प्रश्न बनाता है। क्या बनता है कि जो सीरिया के राजा एंटियोकस हैं, इन्होंने डाइमेकस नाम के राजदूत को किसके दरबार में भेजा? ये कई बार प्रश्न मिलान करने के लिए आता है। चाहे आप बिंदुसार के दरबार में देख लो, या फिर आप समुद्रगुप्त के दरबार में देख लो, कृष्ण देव राय के दरबार में देखो, अच्युत देव राय के दरबार में देखो, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ये ऐसे प्रश्न कई बार ओरिजिनेट किए जाते हैं कि जो भी विदेशी यात्री आए, विदेशी व्यक्ति आए, किस राजा के दरबार में आए, यहाँ से मिलान करने के लिए आता है। जैसे बारबोसा हो गया, डोमिंगो पायस हो गया, और आपका जो अकबर और शाहजहां के शासन काल में लोग आते हैं, मनुची हो गया, ट्रेवेनियर हो गया, राइट, रॉल्फ फिंच हो गया। तो ये सारे शब्दावली आप एक जगह कहीं मेंशन कर लो ताकि आपको ये गलतियां ना हो। हालांकि हमने नोट्स में जगह जगह लिखा है, आप पढ़ के भी याद कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं सलाह देता हूं कि आप एक जगह पे ऐसी चीजों को मेंशन कर लो। अब यहां देखो कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, और इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध घोष की समंत पासादिका में मिलता है। ठीक है, बिंदुसार की बात हो रही है, बिंबिसार की बात नहीं हो रही है। दिमाग में ये मत रखना कि सर हर्यक वंश तो पहले था, बिंबिसार हमने पढ़ा था। मैं बिंबिसार की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिंदुसार की बात कर रहा हूं। इसके दरबार में ही डाइमेकस नाम का राजदूत आया, और इसी के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत लिया था और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। 16 महाजनपद की कहानी में आपने अवंती पढ़ा है, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित बुलंदी बाग और कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए कि उस समय लकड़ी के भवन भी बनाए जाते थे। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी, जो कि दक्षिण भारत की विजय थी, दक्षिण भारत की विजय थी। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र ऐसे होगा, किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देख रहे हो आप, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय की, पश्चिमी भारत में भी की, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को जीता, उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर ही रखा था, पूर्वी भारत में मगध और आसपास के रीजन में उसका विस्तार था ही। इसीलिए जो पहला पॉइंट मैंने पढ़ा, प्रथम भारतीय साम्राज्य, इसका मतलब कि भारतीय साम्राज्य का पहली बार इतना ज्यादा विस्तार हुआ और एक राजा के नेतृत्व में उसको केंद्रीकृत किया गया, इसीलिए उसको प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और ये प्रभाव कैसे पता चला है? क्योंकि जो रुद्रदामन थे वो शक शासक थे, और इन्होंने इसमें वर्णन किया था कि सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कि एक सेनापति कह दो, चाहे वहां का जो है कि एक शासक कह दो, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में काम कर रहे थे, पुष्यगुप्त वैसे, उन्होंने वहां पर जो है कि एक नहर खुदवाई थी सौराष्ट्र में। ठीक है, और उसी को जब दोबारा पूर्णोद्धार किया था, जीर्णोद्धार किया था, तो रुद्रदामन ने, जो कि बेगारी नहीं कराई थी, सभी श्रमिकों को जो है कि पैसे उसे देकर ही काम कराया था, मुफ्त में नहीं कराया था, उसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है इनका। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल, देखो, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 बीसी में परास्त किया था। ध्यान से समझ लो कि डायरेक्ट उसने सिकंदर को परास्त नहीं किया था, बल्कि सिकंदर के साम्राज्य के जो पूर्वी भाग के शासक थे सेल्यूकस निकेटर, उसकी आक्रमणकारी सेना को परास्त किया था। किसने? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, अशोक ने की थी। अशोक का जो शासन था वो सहिष्णुता पर आधारित था, इसलिए वो स्वयं जो है कि बौद्ध धर्म का पालक था, मतलब कि एक तरीके से उपासक था, और उसने अन्य धर्मों का भी सम्मान किया। करुणा के, उदारता के तमाम जो है कि आधार उसने स्थापित किए। और अशोक के जो सेकंड शिलालेख है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, सत्यपुत्र, केरल और
केरल पुत्र को छोड़कर सर्वत्र था। ये सीमावर्ती राज्य थे। अब यहां से देखो एक प्रश्न पता है क्या बनता है? प्रश्न आता है कि अशोक के किस शिलालेख में प्रांतीय राज्यों का वर्णन है या पड़ोसी राज्यों का वर्णन है? तो सेकंड शिलालेख में। एक प्रश्न और बनता है कि अशोक के सेकंड शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में किन किन प्रांतीय राज्यों या पड़ोसी राज्यों का वर्णन है? तो उसमें का आपको चोल याद करना है, पांड्या याद करना है, सतीपुत्र याद करना है, केरल पुत्र याद करना है। इन सभी का वर्णन है, भले यहाँ पे अशोक का साम्राज्य नहीं था। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण अशोक ने कराया था। सुदर्शन झील, देखो इसी झील का मैं नाम नहीं याद कर पा रहा था, दिमाग से नहीं आ रहा था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन स्पेशली जो है कि इनके जो राज्यपाल थे वहां के प्रांतीय राज्यपाल, पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो है राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। राहुलोवाद सूत्र से ली गई थी अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी, क्योंकि वो कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि वो तो सीधी सीधी सी बात है कि भैया नैतिक नियम जो है कि होने चाहिए, सामाजिक नियम होने चाहिए कि किस प्रकार से हमें समाज में नैतिकता को स्थापित करना है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी 14वें वर्ष में। और इसका वर्णन आपको 5वें शिलालेख और 12वें शिलालेख इन दोनों में मिलेगा, क्योंकि एक में धम्म महामात्र की नियुक्ति है और दूसरे में धम्म महामात्र के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जाएगा, बौद्ध धर्म के बारे में जो बताया जाएगा, नैतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, इन सभी का वर्णन देखने को मिलता है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी और इसका प्रमाण है देवा नाम प्रिय की उपाधि। मतलब देवताओं के प्रिय शासक अशोक, इसका वर्णन यहां पर मिलता है देवा नाम प्रिय उपाधि से। तो इसका अर्थ हो गया कि बौद्ध धर्म में जो है कि इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में थी और वो हिंदू धर्म के जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने इस तरीके की उपाधियां धारण की हैं। अब आगे देखते हैं। अशोक 272 बीसी मगध के राज सिंहासन पर बैठा और 269 बीसी के लगभग राज्याभिषेक हुआ। यानी वो 272 ईसा पूर्व में बैठते हैं गद्दी पर, लेकिन अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व करते हैं। जो सिंहली अनुश्रुतियां हैं, सिंहली का मतलब क्या होता है? जो समानता, जो सिंहली अनुश्रुतियां जो तमिल में आती है, उसमें दीप वंश है। महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। तो भैया जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो अशोक के समय हुई थी पाटलिपुत्र में, और उसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिष्म ने की थी। और इसी मोगली पुत्तिष्म ने अभिधम्म पिटक की भी रचना की थी, इसी तीसरे में ही, याद होगा, अभिधम्म पिटक, जैसे सुत्त पिटक और विनय पिटक है, ठीक है, उसका एक अभिधम्म पिटक है जिसकी रचना मोगली पुत्तिष्म ने की थी। और कौन से कार्यकाल में? तीसरी बौद्ध संगति में, पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने चौथे स्तंभ लेख में रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। मौर्य शासन में ये अधिकारी होते थे रज्जुक। तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि रज्जुकों की बात जानकारी कहाँ मिलती है। सार्थवाह किसे कहता है? तो व्यापारियों के जो काफिले होते थे, जो उनके नेतृत्वकर्ता होते थे, उनको सार्थवाह कहते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है? तो न्याय विभाग से संबंधित है प्रदेष्टा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इसके शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। मैंने आपको मेंस वाली जो क्लास थी, पेपर 5 के जो मैंने लेक्चर पढ़ाए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा भी था कि अशोक ने जो स्तंभ बनवाया है, सारनाथ स्तंभ, उस पे बैठे हुए जो चारों शेर हैं वो चारों दिशाओं में शक्ति का प्रतीक है, और जिस शांत मुद्रा में बैठे हैं वो संयम का परिचय देते हैं। अर्थात शक्ति होने के बावजूद भी हम संयम का परिचय दे रहे हैं। अर्थात जब तक हमें छेड़ोगे नहीं तब तक हम शांति से बैठे रहेंगे और आपसे कोई मतभेद नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया, तो वहां पे इसके जो सांकेतिक जो अर्थ निकाले जा रहे हैं उनकी बात मैंने की थी वहां पे। तो मेंस की क्लास भी आप लोग देख लिया करो। अब मेंस की भी लेक्चर हम लोग लगातार लेते रहेंगे। थोड़ा सा जो है कि बीच में उतार चढ़ाव हुआ जीवन का, लेकिन अब उससे उबर के हम आगे काम करेंगे आपके लिए। तो चलिए, अब यहां पर देखोगे शक्ति का प्रतीक है। मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण यह स्तंभ है जो चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हुआ। देखो, मौर्य साम्राज्य में स्पेशली अशोक ने जितने भी जो है कि वास्तुकला का निर्माण कराया, उसमें मुख्यतः उन्होंने चुनार, मिर्जापुर के रीजन में जो आता है, मिर्जापुर जिले में आता है चुनार, वहां पर बलुआ पत्थरों से निर्माण किया। चुनार का नहीं पता चल रहा है, मिर्जापुर का नहीं पता चला, तो मिर्जापुर वेब सीरीज तो देखी होगी कालीन भैया की, तो बस वही समझ लो, वहीं से है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया, और सांची का स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, अशोक ने निर्मित कराया एमपी के रायसेन जिले में, और निर्माण अशोक ने इसका 3री शताब्दी बीसी में कराया था। इन 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने कराया था।
भराहुत का स्तूप भी एमपी के सतना जिले में स्थित है। सांची और भराहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ध्यान से समझना मेरी बात को कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व किया, लेकिन सांची आपके रायसेन जिले में है और भराहुत का स्तूप एमपी के सतना जिले में है। एमपी पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और इन दोनों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और अमरावती स्तूप की बात कर रहा हूं। यह प्रश्न अभी यूपीपीसीएस एलटी ग्रेड के सोशल साइंस वाले पेपर में आया हुआ था, 17 जनवरी को जो पेपर हुआ था। ठीक है, देखो घटना चक्र जो शॉर्ट नोट्स है ना वो बहुत स्टैंडर्ड है। अब ये सोचो नोट्स ऑलरेडी बन चुके थे आपके 1-1.5 महीने पहले ही और पेपर अभी आपका हुआ 17 जनवरी, 15-20 दिन पहले, लेकिन उसमें प्रश्न डायरेक्ट था कि अमरावती का स्तूप आंध्रा के यानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और इसकी खोज कॉलिन मैकेंजी ने की थी। यही प्रश्न डायरेक्ट था, कॉलिन मैकेंजी है कि रॉबर्ट ब्रसफुट है, इन तरीके के नाम थे। तो अमरावती स्तूप से कॉलिन मैकेंजी जुड़े हुए हैं। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बना हुआ है। स्थान और कुछ स्मारक जैसे कौशाम्बी में आपको घोषिताराम मठ मिलेगा, कुशीनगर में रामाभार, ये राणा नहीं है, रामाभार स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महत है। सहेत महत वाले क्षेत्र को ही महाजनपद के तौर पे इसको इंडिकेट किया गया है, श्रावस्ती। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्न स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो लुम्बिनी से होते हुए वो कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, इन सभी क्षेत्रों में अशोक ने जो है कि यात्राएं की थी तीर्थ यात्रा के नाम पे। और यहाँ पर उसने अपने धम्म का प्रचार प्रसार भी किया था जो नैतिक संहिता थी, सामाजिक संहिता थी, इसलिए। तो ये 5 लोकेशन याद रखो, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, 6 लोकेशन है। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। जैसे कौन कौन से? देखो यहाँ पे सहबाजगढ़ी हो गया, मानसेहरा हो गया, कालसी हो गया, गिरनार हो गया, धौली हो गया, जौगढ़ है, एरागुड़ी है, सोपारा है। ये सभी अशोक के शिलालेख हैं। ध्यान देना, अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा, किसमें? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। जैसे हमारे जितने भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, हिंदी भाषा में करते हैं और देवनागरी लिपि होती है। जो हम लिखते हैं ना, जो क बनाते, ख बनाते, ग बनाते, घ बनाते हैं, जिस तरीके से बनाते हैं हिंदी में, उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। और जिस भाषा में हम बोल रहे हैं और जिस भाषा में आप समझ रहे हो उसे हम हिंदी भाषा कहते हैं। तो इसी तरीके से अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए थे वो प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं जो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि, इसमें आपको जो केवल 2 अभिलेख हैं सहबाजगढ़ी और मानसेहरा में, ये थोड़ा सा एडिट कर लेना अगर आपके पास पीडीएफ होगी तो यहाँ पे लिख लेना कि खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। किस में लिखा गया? खरोष्टी लिपि में। और खरोष्टी लिपि की जो खासियत है वो चलती थी राइट टू लेफ्ट, यानी इस तरीके से आप इधर से लिखना शुरू करेंगे, राइट टू लेफ्ट की ओर चलेंगे। जैसे उर्दू लिखी जाती है, उर्दू को क्या करते हैं? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, जनरली हिंदी की किताबें क्या होती है? देवनागरी लिपि क्या होती है? लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन उर्दू या खरोष्टी लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, यानी अगर कोई लाइन शुरू करनी तो हम यहां से लिखते इधर खत्म करेंगे, फिर ऐसे करके ऊपर बढ़ते चलते हैं। तो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये आपके खरोष्टी लिपि में थे, ये ध्यान रखना। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों पर किया गया था? पत्थर की पट्टिकाओं पर किया गया था। और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, यानी ब्राह्मी लिपि को जो पढ़ा या विकुटन करा अर्थात डिकोड किया, डिसाइफर किया, ये जेम्स प्रिंसेप का काम था। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है कि अशोक के जो शिलालेखों पे भाषाओं का प्रयोग किया गया उसको समझने का प्रयास किया। शेरकुना की लिपि अरमाइक और यूनानी है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यही मैंने आपको बताया, जो कि सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों पर लिखी गई थी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदसी आदि राजा की उपाधि है। और ये एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, यानी देवताओं का जो प्रिय व्यक्ति है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में हम बात करेंगे, हालांकि इसको मैंने ऑलरेडी मेंस में पढ़ाया है। देखो इस पर बढ़िया पॉलिश मिलती है, ये अखंड है। अखंड का मतलब क्या होता है? अखंड का मतलब होता है सर एकास्मक पत्थर का बना होना। ईरान के स्तंभों से अशोक के स्तंभों की कंपैरिजन किया जाता है, जबकि मैं मानता हूं कि अशोक के स्तंभ को ईरान के स्तंभ से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान के स्तंभ डिजर्व ही नहीं करते हैं। उनकी इतनी हैसियत है, उनकी इतनी अच्छी खूबसूरती नहीं है कि जो अशोक के स्तंभ से तुलना कर सके। अशोक के स्तंभ सर्वश्रेष्ठ हैं, उच्च कोटि के हैं,
बेकार में उसकी तुलना की जाती है। लेकिन जो तुलना की जाती है वो ये होती है कि भैया अशोक के जो स्तंभ है ना वो एकात्मक है, अर्थात एक ही पत्थर में हर तरीके की डिजाइन को बना के नक्काशी करके उसे तैयार किया गया है। लेकिन ईरान के स्तंभों के अलग अलग टुकड़ों में जो है कि डिजाइन किया गया, फिर उसको आपस में जोड़ दिया गया। तो ये तो ज्यादा आसान है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने डिजाइन पहले बना ली, बाद में उसे मर्ज करके जोड़ दिया। लेकिन एक ही पत्थर में हर तरीके की आप डिजाइन बनाओ, उसे पूरा नक्काशी दो, तब जो है कि आपकी विशिष्टता मानी जाएगी। तो अशोक के स्तंभ अखंड हैं और स्तंभों का जो सॉफ्ट है वो सुंडाकार है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है बल्कि पृथक रचनाएं हैं। ये भरहुत और सांची का निर्माण अशोक के काल में हुआ, जो स्तूप बने थे, ठीक है, ये मैंने ऊपर बता ही दिया था। तो यहां पर आपने देखा। अच्छा, भरहुत की स्तूप में जो पाषाण वेदिका है वह तोरणों का निर्माण शुंग काल में किया गया, क्योंकि जब भरहुत का स्तूप बना दिया गया था तब उस समय केवल स्तूप को बनाया गया था, लेकिन उसकी जो पाषाण वेदिका यानी कि जो पत्थरों से बनाई गई वेदिका थी या तोरण जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं, ये बाद में शुंग काल में बना। ठीक है, ध्यान देना, शुंग काल में, जो कि एक मौर्योत्तर काल है। भाई मौर्य का समापन हुआ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, वृहदत्त जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा थे, वृहदत्त, उनका वध किया उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना की। तो ये मौर्योत्तर काल माना जाता है, मतलब मौर्य के आगे आने वाले जो काल होते हैं, शुंग वंश, कर्ण वंश, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पढ़ूंगा मैं अभी कल की क्लास में, आज मौर्य कंप्लीट करूंगा। तो इसमें जो है कि हम इसे देखते हैं, तो भरहुत स्तूप की जो वेदिकाएं हैं, जो तोरण है, वो शुंग वंश में बनाई गई थी। और ये प्रश्न बनता है आपका, सांची स्तूप का सौंदर्यीकरण भी इसी काल में हुआ, शुंग वंश में ही। किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणयो अशोक मतलब राजा अशोक का उल्लेख मिला है? तो कंगनहल्ली जो कर्नाटक में स्थित है, बौद्ध स्तूप है, इसमें जो है कि इसका जिक्र मिलता है। मस्की हो गया, एमपी के दतिया में जो स्थित गुर्जरा हो गया, नेत्तुर हो गया और उडेगोलम, इन लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। जैसे कई अलग अलग अभिलेखों में कहीं अशोक को बौद्ध प्रिय बताया गया, कहीं देवा नाम प्रिय बताया गया, कहीं अशोक रणयो के नाम से बताया गया, अलग अलग। लेकिन मस्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उडेगोलम, इन सभी लेखों में, चारों लेखों में अशोक को अशोक के नाम से ही जिक्र किया गया है। रुमिनदेई का लघु स्तंभ लेख क्या है? ये राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा पर होता है, जब वो लुम्बिनी की यात्रा में जाते हैं। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये अभिलेख एक तरीके से महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल को भी प्रमाणित करता है। तो कई बार ये प्रश्न बन जाता है, इसलिए इसको याद रख लेना। साथ ही साथ यहाँ पर भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर 1/6 छोटा है कि 1/8 छोटा है, तो मैथ की क्लास कोई देख लेना, 1/8 छोटा होता है। यानी भू राजस्व को क्या किया गया? कम कर दिया गया। और लुम्बिनी ग्राम का जो बलि कर था उसे समाप्त कर दिया गया। जो पशुओं की बलि दी जाती थी, निर्दयी हत्या की जाती थी, तो अशोक ने स्तंभ जो धम्म नीति थी उनका पालन करते हुए बलि कर को समाप्त कर दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चौथा मैंने आपको बता दिया कि लुम्बिनी के रुमिनदेई अभिलेख से ही पता चलता है, स्तंभ लेख से, कि महात्मा बुद्ध का जन्म यहां पर हुआ था। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भी बताया है और यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है। तो ध्यान रखना, जो भाब्रू और बैराट स्तंभ लेख है, यहीं से पता चलता है कि अशोक भैया मगध का साम्राज्य था, मतलब राजा था। कालसी प्रसिद्ध है किस लिए? अशोक के शिलालेखों के कारण। और ये कालसी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में धौली आपके उड़ीसा में मिलेगा, एरागुडी आंध्रा में है, जौगढ़ आपके उड़ीसा में स्थित है, और दतिया में मैंने आपको बता दिया ये वाला, ये लिखा है ना गुर्जरा, ये हो गया। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में है? तो 12वां शिलालेख है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि यहाँ पर धम्म महामात्र जो थे, जिनसे धम्म महामात्र की अगर हम बात करें नियुक्ति की, तो ये 5वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 5th में। यहाँ नियुक्ति होती है और इसके बाद इनका 12वें शिलालेख में धर्म प्रचार प्रसार की बात होती है। और इसके बाद ही कलिंग युद्ध का वर्णन होता है 13वें शिलालेख में, जिसके बाद राजा ने युद्ध करना ही छोड़ दिया। अशोक के शासन काल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 BC में यह घटित हुआ कलिंग का युद्ध, और 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। हालांकि इसके बाद अशोक ने युद्ध करना ही छोड़ दिया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा द्वारा कलिंग विजय पर प्रतिमा जो मिली है, जो लेके गया, उसको खारवेल द्वारा वापस लाई गई थी। 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य और ताम्रपाणी का भी उल्लेख मिलता है। और ऊपर मैंने आपको बताया था 2nd शिलालेख में अशोक के जो पड़ोसी राज्य, जिसमें आपको चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, इन सब की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अशोक का मगध साम्राज्य का अधिकार नहीं था, बाकी सब जगह था। लेकिन 2nd अभिलेख में भी जानकारी मिली है और 13वें अभिलेख में भी चोल, पांड्य और ताम्रपाणी का उल्लेख देखने को मिलता है।
के शासक ने अपनी प्रजा को परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, अशोक ने 12वें शिलालेख में कहा था और इसको दंड देने का काम भी कहा था। तो अशोक ये नहीं कह रहा है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार मत करो। अशोक का जो बल है वो ये है कि आप अपने धर्म के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा मत करिए। अगर अन्य संप्रदायों की निंदा कर रहे हो, इसका मतलब धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दे रहे हो, धार्मिक असंवेदनशीलता का परिचय दे रहे हो, जिससे सामाजिक तनाव में वृद्धि होगी। वर्तमान सरकार भी आज यही प्रयोग कर रही है कि भैया धार्मिक उन्माद पैदा करो, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, इस्लाम खतरे में, तमाम ऐसे जुमलेबाजी चल रही है जिसमें आम जनता आपस में युद्ध कर रही है, तनाव के स्तर पे आ चुकी है। तो ये सारी चीजें जो है कि अशोक ने उसी समय इंडिकेट किया था कि अगर कोई ऐसा कर रहा है कि अन्य संप्रदायों की निंदा करता है तो कहीं ना कहीं वो सजा का भागीदार होगा। 13वें शिलालेख से 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध मिलते हैं। ये प्रश्न बनता है 5 यवन राजाओं से कौन कौन है, जिसमें अंतियोक या एंटियोकस सेकंड माना जाता है जो सीरिया का शासक है, तुर्मे टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का शासक है, अंतकिनी एंटीगोनास जो कि मैसिडोनिया का शासक है, मकदुनिया का राजा कह दो, मग जो कि साइरिन का शासक है, और अलेक्सुंदर जो अलेक्जेंडर एपाइरस का राजा है। तो इन पांचों के नाम आप याद रखना। अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। यानी अशोक का जो धम्म था वो कहीं ना कहीं कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सामाजिक और नैतिक संहिता थी, सोशल एथिक्स थी, एक तरीके से सोशल कोड थे, जिसमें लिखा हुआ है कि शांति का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, बड़ों का सम्मान करो, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, अपने धर्म का प्रचार करो किंतु अन्य धर्मों या अन्य संप्रदायों की निंदा मत करो, उनको भी जो है कि सम्मान करिए। अशोक के 2 और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि कम पाप करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, दया दान करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए। ये 2 और 7 में कहता है। किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, तो स्तंभ अभिलेख 5 में कहा गया है। अब इसी में एक और जो है कि यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अभिलेख से खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश मिलता है, तो सहगौरा ताम्रपत्र। और ये गोरखपुर में जो आपके योगी जी का क्षेत्र है गोरखपुर से, और महास्थान बांग्लादेश से मिलता है। तो महास्थान तो ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन सहगौरा ताम्रपत्र पूछा जाता है। यहाँ से एक और बात प्रमाणित होती है कि मौर्य साम्राज्य में भी अकाल पड़ते थे और उस समय के राजा इस अकाल जैसी समस्या से निपटने के लिए पहले से ही जो है कि तैयार रहते थे, जिसको हम अन्न भंडारण भी कह सकते हैं। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था और दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक हो चुका था। धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। देखो सिंपल सी बात है भैया, धार्मिक आधार का मतलब है या तो मंदिरों को भूमि दान की जा रही है, या ब्राह्मणों को भूमि दान की जा रही है, पूजा पाठ के लिए दान की जा रही है। और ऐसी भूमि के जो पहले साक्ष्य मिले हैं वो प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश जो सातवाहन के समय में देखने को मिलता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप में नहीं दी थी, इन्होंने नहीं दी थी, बल्कि मौर्योत्तर काल में शुरू हो जाती धार्मिक रूप से भूमि देना। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है, और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है इसमें। देखो पहला एक उसने दार्शनिक बताया, कृषक बताया, पशुपालक बताया, कारीगर बताया, योद्धा बताया, निरीक्षक बताया और सभासद बताया। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि क्या इसमें इसने दासों को भी बताया था, तो नहीं, भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ऐसा मेगास्थनीज ने कहा था। हालांकि मेगास्थनीज की इंडिका को आलोचित भी किया जाता, आलोचना भी की जाती दास प्रथा को लेकर, क्योंकि तत्कालीन समय में जब उसी मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य दास प्रथा की बात कर रहे हैं अपने अर्थशास्त्र के ग्रंथ में, जो कि भारतीय निवासी है, तो मेगास्थनीज ने कैसे इंडिका में दास को छोड़ दिया, जबकि आगे चलते हुए आगे के समय में जो है कि दास प्रथा और कॉम्प्लिकेट हो रही थी, और जटिल हो रही थी, और विकास हो रहा था दास प्रथा का, तो इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है यहाँ पर। और इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो 6 × 5
30 हो जाएंगे। जो 6 वाली समिति थी, छठी समिति, वो उसका कार्य बिक्री कर वसूलना था, करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड देना था। और तीसरी समिति जन्म मृत्यु का पंजीकरण का हिसाब रखती थी। नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसे नगरम या पूर्व मुख्य कहा जाता था। ठीक है, नागरिक या पूर्व मुख्य। तो कुल मिला के मौर्य साम्राज्य में भी प्रशासन के दौरान कैसे हमें सेल टैक्स को वसूलना है, कैसे जो है कि अगर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है तो आज क्या होता है, आज मृत्युदंड तो नहीं मिलता है, लेकिन अपराधी घोषित किया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलता है, उससे जो है कि पूरे पैसे की वसूली होती है, प्लस जेल भी जाना पड़ता है उसे। तो ये वाली चीजें देखने को मिलती थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सुपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य के समय कहा जाता है। स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा मानी जाती थी। हिंदू कुश पर्वत जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, उसे जो है कि भारत की सीमा का प्रहरी माना जाता था। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। ध्यान देना, अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला मैंने बताई, अवंती जिसकी राजधानी आपको क्या बताई थी, उज्जैनी बताई थी, कलिंग था, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, और प्राप्य। ठीक है, तो इस तरीके के जो 5 प्रांत अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य में थे। इसी टॉपिक की शुरुआत मैंने आज की वीडियो में इन्हीं 5 राजधानियों से भी की थी। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। भैया राजस्व के स्रोत थे बलि कर, जिसे हमने ऊपर पढ़ा कि भाई पशु बलि जो है कि समाप्त कर दी गई थी। सीता अध्यक्ष क्या थे, तो कृषि भूमि का अध्यक्ष था। भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, यानी कि जो कृषि भूमि थी वहां से टैक्स वसूलने का कार्य करते थे। अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कई बार ये प्रश्न बनता है। जिले का अधिकारी भी होता था ये, और मार्ग का निर्माण भी कराता था। मतलब जैसे आज वर्तमान में जो डीएम साहब होते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, सड़कों का निर्माण करते हैं जिले में, जो है कि जगह जगह जो है कि सड़कों का निर्माण करना और भी कंस्ट्रक्शन का काम करना जिला अधिकारी के नेतृत्व में होता है। तो ठीक उसी तरीके से इसको हम जिले का अधिकारी भी, कई बार प्रश्न आता है, कई बार मार्ग निर्माण का अधिकारी भी शब्द आ जाता है। तो दोनों आपको सही मानने, एग्रोनोमोई या अग्रोनोमोई के नाम से, गलत नहीं करना है। शुल्क का अध्यक्ष, भाई शुल्क वसूलने का काम व्यापार और व्यवसाय कर वसूलता था। अब यहां पर देखो कोई जो है कि ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डिटेल आपको नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट आपसे पूछी जाती हैं। अकरा अध्यक्ष या अकारा अध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, जबकि सीता अध्यक्ष कृषि भूमि को कहा जाता है। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता करते थे। देखो एक होता है कि सेक्शनल वाइज, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है कि टैक्स का कलेक्शन करना, तो अलग अलग है। जैसे व्यापार और व्यवसाय से शुल्क कर वसूलने का काम शुल्क का अध्यक्ष करते थे। कृषि का कर वसूलने का काम समाहर्ता करते थे। लेकिन अगर समाहर्ता नहीं, सीता अध्यक्ष करते थे, ये सीता अध्यक्ष भूमि कर। लेकिन अगर पूरे टैक्स कलेक्शन के जो अधिकारी की बात करें, मंत्री परिषद में कौन व्यक्ति था, तो समाहर्ता था, जिसको वित्त मंत्री कह सकते हो। ठीक है। अंतपाल जो सीमा या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करते थे। अंत मतलब हमारी सीमा का अंत हो जाना, उसके बाद कोई दूसरा राज्य शुरू हो जाना, तो वो सीमावर्ती राज्यों को देखते थे। प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। पौतवा अध्यक्ष तौल माप देखते थे। पड़िया अध्यक्ष वाणिज्य विभाग। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी को तलार कहा जाता था। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। बलाधिप चुंगी का संरक्षक सुरक्षक होता था। और विविता अध्यक्ष चारागाह के अध्यक्ष होते थे। तो ये कई बार प्रश्न, ये सारे जो मैंने अभी आपको इतने पढ़े हैं, इनमें से बनते ही बनते हैं, तो ध्यान से इसको रिवाइज कर लेना। किसने कहा कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार है? मेगास्थनीज ने कहा था ऐसा। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जो कि उत्तरापथ की राजधानी भी थी, इसी उत्तरापथ की राजधानी। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, जो कि कौटिल्य ने इसका वर्णन किया। एक कंटक शोधन, जिसको फौजदारी कहते थे, और एक सिविल यानी दीवानी मामला होता था। तो 2 प्रकार के न्यायालय की बात होती थी। एक होता था धर्म अस्थि दीवानी, अर्थात दीवानी मामले का जो देखता था उस न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। ठीक है, धार्मिक रूप से अपने जीवन का यापन करो। और कंटक शोधन फौजदारी, इसका न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। और ये शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था प्रदेष्टा के बारे में। राइट, यहां तक बात क्लियर हो गई। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने यानी चोल ने किया था। और इसीलिए चोल साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है वो स्थानीय स्वशासन की मानी जाती है।
अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्य साम्राज्य में तलाक की प्रथा थी, यानी अगर पति चाहे तो अपनी पत्नी को जो परित्यक्त हो गई है, यानी कि जो किसी दूसरे से संबंध बना चुकी है, जो एक तरीके से अब उसकी अर्धांगिनी नहीं रही, ऐसी स्त्री से विवाह विच्छेद यानी तलाक लेने की अनुमति देता है अर्थशास्त्र। मनुस्मृति कहती है जिसकी पत्नी मर गई हो वह पुनर्विवाह कर सकता है, परंतु जिसका पति मर गया वह पुनर्विवाह नहीं कर सकता। यानी मनुस्मृति यहाँ पे पति को, पुरुष समाज को ज्यादा अधिकार देता है कि अगर आपकी वाइफ मर गई है तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, यानी कि रीमैरिज, पुनर्विवाह कर सकते हो। परंतु जिस पत्नी का पति मर गया है उसे दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं है, अर्थात सती प्रथा को कह सकते हो या विधवा प्रथा को बढ़ावा दे रहे थे ये लोग, शादीशुदा नहीं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य छत्री का सामाजिक स्तर दिया गया। व्रात्य छत्री का सही कालक्रम क्या? मेगास्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया। ये जो है कि भारत आने वाले जो है कि लेखक थे या जो है कि विद्वान थे, उनके बारे में पूछा गया। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या करके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर्ण की स्थापना की, उसे राज सिंहासन पर हथिया लिया। अब देखो ये तो आगे का स्टेटमेंट है, पहले आपको ये पढ़ना है कि शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई। तो भैया मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके क्या किया गया, सीधे सीधे पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की, शासन की, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश का ही अंतिम शासक जो देवभूति था उसने हत्या की, और ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने जो है कि हत्या की इसकी, और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। आंध्र ने कर्ण राजवंश ने अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया था। मौर्य काल में प्रणयम, ध्यान देना, प्रणय भी होता है या प्रणयम भी होता है, ये भी प्रश्न आते हैं। एक आपातकालीन टैक्स था, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में प्रणयम वसूला जाता था मौर्य काल में। किन शासकों ने गिरनार क्षेत्रों में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान एकत्रित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने, ठीक है। सुदर्शन झील वगैरह का निर्माण कराया, और रुद्रदामन अभिलेख से इसकी जानकारी भी मिलती है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं में जो विषय मिले हैं वो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं थी, जिसमें जो उन गुफाओं को क्या किया गया, आजीवक संप्रदाय को दे दिया गया था। मखली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, मखली गोशाल। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख भी उत्कीर्ण मिलते हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो परखम यानी मथुरा से। और लोथल की जानकारी एंशियंट डॉकयार्ड यहां से मिलती है, मतलब कि एक तरीके से बंदरगाह। सारनाथ से फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध यानी कि बुद्ध का पहला उपदेश मिलता है। नालंदा से ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग यानी कि यहाँ पर बुद्ध पीठ मिलती है, बुद्ध विहार मिलते हैं नालंदा से। तो ये पूरा आज हमने मौर्य काल को निपटाया है। लगभग जो है कि 40 मिनट की क्लास आपकी हो गई है, और अब हम लोग कल की क्लास में मौर्योत्तर काल को देखेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत शुंग वंश को देख लेंगे, कर्ण वंश देख लेंगे, यवन शासकों के आने का क्रम देखेंगे, शक हो गया, पहलव, कुषाण, लेकिन उसमें भी कुषाण सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाना दोस्तों। और अगर इस नोट्स की PDF आप परचेस करना चाहते हो, जो घटना चक्र पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी यार, पूरा का पूरा इसमें चीजों को मेंशन किया गया, चाहे नोट्स के लिख के, चाहे समझा के, क्लास से, हर तरीके से आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।